दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपी मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के रिमांड में भेज दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब सीबीआई सिसोदिया से और कड़ी पूछताछ करेगी। मतलब साफ है कि कट्टर ईमानदारी से अब और ज्यादा कट्टरता से पूछताछ की जाएगी। दिल्ली की रद्द की गई शराब नीति इतनी कारगर थी कि वो दिल्ली में तो बैन हो गई, लेकिन भगवंत मान भी उस नीति को पंजाब में लागू करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही सीबीआई ने सिसोदिया को दबोचा, भगवंत मान ने यू टर्न मार लिया। आज आपको बताऊंगा 100 करोड़ का सच और सच उन हजारों करोड़ का जिनके बारे में सिसोदिया नहीं बता पा रहे। वो कहां गए? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के सबसे ईमानदार नेता, केजरीवाल के सबसे करीबी और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस वक्त सीबीआई के शिकंजे में हैं और 4 मार्च तक रहेंगे। आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कोर्ट ने भी कहा कि सिसोदिया के करीबियों ने कुछ खुलासे किए हैं और उनके खिलाफ कुछ दस्तावेजी सबूत भी मिले हैं। पूरा मामला अब रद्द की जा चुकी 2021-2022 की आबकारी नीति से जुड़ा है। सीबीआई की जांच में यह भी पता चला कि मार्च 2022 के बीच में दक्षिण भारत की एक लॉबी साउथ दिल्ली के एक होटल में ठहरी थी। इस ग्रुप को साउथ ग्रुप कहा जाता रहा। यहां उसकी मुलाकात कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी और आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर से हुई थी। सीबीआई की माने तो इस होटल में कई अहम दस्तावेज को प्रिंट और कॉपी किया गया था। साउथ ग्रुप ने नीतिगत बदलाव और लाइसेंस हासिल करने के लिए कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए दिए थे। जब साउथ ग्रुप के एप्लीकेशन का विरोध होने लगा तो होलसेल लाइसेंस के लिए दूसरा एप्लीकेशन उस ग्रुप ने जमा करवा दिया। तो ऐसे में सवाल उठता है, सिसोदिया सीबीआई के रडार पर आए तो आए कैसे? इस बारे में एजेंसी के सूत्र ने बताया कि फौरन मनीष सिसोदिया ने दूसरे एप्लीकेशन पर लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक्साइज अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए, जबकि डिप्टी सीएम को इस बात की जानकारी होने की कोई वजह नहीं थी कि साउथ ग्रुप ने दूसरा एप्लीकेशन दिया है। वजह तो भले ही नहीं थी, लेकिन सारा खेल बुना गया था। तो हो सकता है ये तरकीब भी खुद डिप्टी सीएम ने ही सुझाई हो। सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है कि पिछले साल मार्च में साउथ ग्रुप नायर से मिला था और होटल के बिजनेस सेंटर का इस्तेमाल किया गया। उनके पास कई दस्तावेज थे। सूत्रों ने आगे बताया 18 मार्च को सिसोदिया ने दस्तावेज अपने सेक्रेटरी को दे दिए, जिसमें आबकारी नीति पर मंत्रियों के समूह मतलब जीओएम की सिफारिश का मसौदा शामिल था। होटल में साउथ लॉबी के द्वारा दस्तावेज के पन्नों की फोटो कॉपी की गई थी। सिसोदिया ने जो दस्तावेज सचिव को दिया था उसमें उतने ही पन्ने थे जितने होटल में साउथ ग्रुप ने फोटोकॉपी कराए थे। सीबीआई सूत्रों से खबर मिलती है कि ज्यादातर टर्नओवर की शर्त थी। अतिरिक्त इस मसौदे ने होलसेलर के लिए मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया था। इसे ही जीओएम की फाइनल रिपोर्ट में शामिल भी किया गया। जीओएम रिपोर्ट में 2 सुझाव भी थे जो साउथ ग्रुप के चैट से पता चले। दूसरे सूत्रों ने बताया कि सिसोदिया के ऑफिस से जब्त किए कंप्यूटर और उनके सचिव ने जज के सामने जो बयान दिए हैं उससे डिप्टी सीएम फंस गए हैं। आबकारी विभाग में 19 अगस्त को सर्च ऑपरेशन के दौरान जब्त किए गए डिजिटल डिवाइस की जांच में सीबीआई को एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट एक अलग सिस्टम में मिला था जो विभागीय नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने पूछताछ में बताया कि यह सिसोदिया के ऑफिस का कंप्यूटर है। एजेंसी ने 14 जनवरी को डिप्टी सीएम के ऑफिस से उस कंप्यूटर को जब्त कर लिया। सूत्रों ने दावा किया कि वैसे तो ज्यादातर फाइलें पहले ही डिलीट की जा चुकी थी, लेकिन फोरेंसिक टीम की मदद से कुछ रिकॉर्ड हासिल कर लिए गए। फोरेंसिक जांच से पता चला कि फाइल बाहर से आई और इसे व्हाट्सएप पर लिया गया था। इसके बाद सीबीआई ने 1996 बैच के दानिश अधिकारी और सिसोदिया के सचिव को इस फाइल के बारे में पूछताछ करने के लिए तलब किया। अधिकारियों ने आगे बताया कि 12% प्रॉफिट मार्जिन वाला प्रावधान जीओएम कॉपी के इसी ड्राफ्ट में आया था। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया, जिससे सचिव को सरकारी गवाह बनाया जा सके। बाद में इस केस में पहली चार्जशीट
सीबीआई ने पिछले साल 25 नवंबर को दाखिल की और आरोप लगाया कि व्यवसायिक समूह की गुटबंदी, मोनोपोली और दिनेश अरोड़ा के जरिए नायर से मिले 100 करोड़ रुपयों को बदले 12% मुनाफे वाला प्रावधान जोड़कर आबकारी नीति को तैयार किया गया था। सीबीआई के मुताबिक नई आबकारी नीति के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई। सूत्रों ने दावा किया कि इस कमेटी ने ना तो रिटेल लेवल पर जोनल लाइसेंस सिस्टम और ना ही होलसेल मॉडल का निजीकरण करने का सुझाव दिया था। ये बात सिसोदिया को पसंद नहीं आई। ऐसे में एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को बदलते हुए जीओएम की व्यवस्था को अपना लिया गया। सिसोदिया के ऑफिस से जब्त किए गए सबूतों और उनके सचिव के बयान ने सीबीआई को सिसोदिया तक पहुंचा दिया। पूछताछ के दौरान सिसोदिया ने जीओएम के उक्त मसौदे के प्रति के बारे में विवरण देने से भी इनकार कर दिया। सीबीआई का भी यही कहना है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे, कई सवालों के जवाब वो नहीं दे पा रहे। अब सुनिए नई शराब नीति को लेकर इनके दावे क्या थे और उन्होंने किया क्या। दिल्ली के शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि इससे राजस्व में 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। मतलब जितना फायदा राजस्व में पहले हो रहा था उससे ज्यादा होगा 3,500 करोड़। हालांकि इस पूरे मामले की जांच करते हुए ईडी ने यह पाया कि इस शराब घोटाले से राजस्व में 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मतलब 3,500 करोड़ रुपए तो गए ही, उनके साथ 2,873 करोड़ रुपए भी चले गए। इस नुकसान का कारण भी सुनिए। नवंबर 2021 में लागू की गई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत राज्य में कुल 849 दुकानें खोली गई। इस शराब नीति से पहले 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट हुआ करती थी। वहीं घोटाले के लिए तैयार की गई शराब नीति में सभी दुकानें प्राइवेट कर दी गई। इससे सरकार को सीधे तौर पर नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के लिए मिलने वाले लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ा दी। L1 लाइसेंस पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए में मिल जाया करता था, लेकिन नई शराब नीति लागू होने के बाद इसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए देने पड़े। इस तरह बाकी लाइसेंस के लिए भी फीस कई गुना तक बढ़ा दी गई। इससे छोटे ठेकेदार लाइसेंस नहीं ले सके। इसका सीधा फायदा बड़े कारोबारियों को मिला। डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के कहने पर आबकारी विभाग द्वारा L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए, जबकि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में किसी भी बिडर का पैसा वापस करने का नियम नहीं है। लेकिन सिसोदिया के कहने पर यह भी किया गया। कोरोना काल में शराब कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करने के नाम पर केजरीवाल सरकार ने लाइसेंसों की फीस में बड़ी छूट दी। वास्तव में सरकार ने कंपनियों को करीब 150 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी। विदेशी शराब और बियर पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। ये छूट कंपनियों को फायदा देने के लिए सीधे तौर पर दी गई थी। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत राज्य को 32 जोन में बांटा था। इसमें से 2 जोन के ठेके एक ऐसी कंपनी को दिए गए जो ब्लैक लिस्टेड थी। शराब बेचने वाली कंपनियों के बीच कोर्टेल पर प्रतिबंध होने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने शराब विक्रेता कंपनियों को कोर्टेल को लाइसेंस दिए थे। इसके तहत शराब कंपनियों को शराब पर डिस्काउंट देने और एमआरपी पर बेचने के बजाय खुद उनकी कीमत तय करने की छूट मिल गई थी। इसका सीधा फायदा शराब बेचने वालों को हुआ। नई शराब नीति को लेकर कैबिनेट की बैठकों में मनमाने ढंग से फैसले लिए गए। यही नहीं, नियमों को ताक पर रखते हुए कैबिनेट नोट सर्कुलेशन के बिना ही प्रस्ताव पास कर दिए गए। तो इतना सब होने के बाद भी कैसे ना कहा जाए कि घोटाला नहीं हुआ। कोई भी काम जब अपनी मनमर्जी से मनमाने ढंग से किया जाता है तो उसमें अक्सर झोल पाया जाता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।